हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है जापान। जापान में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप आया है, वहाँ पर दर्ज किए गए हैं 90 से अधिक बार भूकंप। तो बात करते हैं जापान की। तो जापान में सबसे जो घातक भूकंप की तीव्रता थी वो थी 7.6 रिएक्टर जो स्केल था उसमें मापा गया था। 7.6 भूकंप की जो तीव्रता बताई गई थी। और 2 जनवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो याद रखना, 90 से ज़्यादा बार अलग अलग तीव्रता के भूकंप जापान पे 1 जनवरी 2024 को देखने को मिले हैं। बात करते हैं, ये जो भूकंप आया है वो पश्चिमी जापान के जो इशिकावा प्रांत हैं, सबसे ज़्यादा तबाही वहाँ पर मचाई गई है इस भूकंप से। और इस भूकंप की वजह से जो भूकंप के केंद्र के आसपास कई प्रमुख जो राजमार्ग थे उन्हें बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ में जो टोक्यो से बुलेट ट्रेन सेवाएं चलती हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। और विमान उड़ाने और मोबाइल फ़ोन के जो कवरेज हैं उनको भी बाधित कर दिया गया है तो भूकंप की वजह से। तो याद रखना ये सब पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं, भूकंप क्यों आता है ये बारे में जान लेते हैं। भूकंप जो आता है वो पृथ्वी के नीचे जो कई जो टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं ये आपस में अपने आप जो घिसलती रहती हैं उसकी वजह से ये पिघलती हुई लावा पर टिकी हैं। तो ये प्लेटें जो हिलती रहती हैं आपस में, ये प्लेटें जहाँ पर ज़्यादा टकराती हैं उन्हें फॉल्ट कहते हैं। जहाँ पर ये ज़्यादा प्लेटें टकरा जाती हैं उन्हें फॉल्ट कहते हैं। और प्लेटें कई बार टकराने से प्लेट के कोने मुड़ जाते हैं और प्लेट पर ज़्यादा दबाव बनने से प्लेट टूटने लगती है। और इसी वजह से फिर इसके बाद नीचे की ऊर्जा जो होती है वो बाहर आने का रास्ता खोजती है और इससे ज़्यादा जो डिस्टर्बेट होने लगता है। इसके बाद जो भूकंप आ जाता है। तो याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो जापान आया है तो सभी को पता होगा जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा जो है येन है। और प्रधानमंत्री जो हैं जापान के वो हैं फूमियो किशिदा, ठीक है। फूमियो किशिदा यहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री हैं जापान के। तो याद रखना, मुद्रा जो येन है और राजधानी टोक्यो है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी। यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में आपसे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और स्टैटिक जीके के रिवीजन क्वेश्चन भी लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेस क्राफ्ट X-37B जिसका कोड नाम है USSF 52 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है USA द्वारा, अमेरिका द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ये रहस्यमयी
जो है स्पेस क्राफ्ट है जो 37B X-37B जो कि दिसंबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसका जो कोड अभी मैंने बताया USSF-52 इसका कोड है। और इस मिशन के पहले 6 बार स्पेस में ये जा चुका है, ठीक है। और जो ये X-37B की लॉन्चिंग के बारे में अभी तक इसकी कोई दुनिया में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक यह साफ नहीं कर पाया है कि इस मिशन का मकसद क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो नासा वहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो नासा की स्थापना जो की गई थी 1958 में नासा की स्थापना होती है नासा की, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है नासा का वो है वाशिंगटन डीसी में। और अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में नासा के वो हैं बिल नेल्सन, यहाँ के नासा के अध्यक्ष हैं। तो ये जो नासा है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। और आपसे पूछे रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो रोसकोसमॉस है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम पूछे तो जाक्सा है। इसी तरह नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसरो के जो आगामी मिशन है भारत की तरफ से, एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं, सभी को ये पता होना चाहिए दोस्तों। जो गगनयान फर्स्ट है वो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और ये जो मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 2 ये भी 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। निसार जो है वो नासा और इसरो मिलकर इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। यह एक नासा और इसरो के बीच का एक संयुक्त परियोजना है, तो इसे नासा और इसरो मिलकर लॉन्च करेंगे 2024 में। आइए गगनयान 3 की बात करते हैं। गगनयान जो 3 है वो 2024 में इसको भी लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन का पहला चालक दल होगा ये। और शुक्रयान जो है वो दिसंबर 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये शुक्र के अध्ययन के लिए एक ऑर्बिट भेजा जाएगा इससे। मंगलयान 2 ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो है ऑर्बिटर लैंडर और रोवर जो है भेजा जाएंगे इस मंगलयान 2 में। तो याद रखें ये जो है इसरो के कुछ आगामी मिशन होने वाले हैं, तो याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष खिलाड़ी किस खिलाड़ी ने जीता है। तो जो पुरुष हैं, पुरुष के बारे में पूछा है। जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है, तो इसको जो जीता है वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो मैग्नस कार्लसन इसमें गोल्ड जीत चुके हैं, याद रखना। ये जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी माना जाता है। तो मैग्नस कार्लसन ने इस खिताब को 5वीं बार ये खिताब जीतकर अपने नाम गोल्ड मेडल किया है। और इसका जो आयोजन हो रहा था वो हो रहा था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो पहले दूसरे नंबर पे थे वो थे व्लादिमीर फेडोसीव थे। और तीसरे नंबर में यू यांगी इसमें तीसरे स्थान पर थे, तो याद रखना। और अगस्त 2023 में मैग्नस कार्लसन जो थे वो भारत के जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हराकर इसमें विश्व कप जीता है। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हराकर कार्ल मांस्कर ने जो FIDE विश्व कप जीत चुके हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं। इसका जो आयोजन अभी मैंने बताया समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन जो तिथि थी वो 26 से 28 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 2012 से इसकी शुरुआत की जाती है। और भारत में अब तक जो है जीतने वाले जो विश्वनाथ आनंद है, कोनोरू हम्पी हैं और सविता श्री ने विश्व रैपिड चैंपियनशिप अब तक जीत चुके हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना।
ये विश्वनाथ आनंद और कोनोरू हम्पी ये सविता श्री ये शतरंज से संबंधित हैं। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की। ठीक है, FIDE शतरंज जो है FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में एक बार कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो 1924 में, इसकी शुरुआत पेरिस से होती है 1924 में, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की। और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो हैं अर्कडी डुओकोविच इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो विश्वनाथ आनंद को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ये शतरंज की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो महिला के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसमें महिला नंबर ऑप्शन ए सही है, अनास्तासिया बोर्डनारुक ने इसका खिताब जीत चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। तो महिला में जीता है अनास्तासिया बोर्डनारुक ने, और जो पुरुष में जीत चुके हैं मैग्नस कार्लसन जीत चुके हैं। तो आइए, ये जो चैंपियनशिप है ये महिला कैटेगरी का है। ठीक है, मैंने बताया कि कौन जीत चुके हैं। ये जीते हैं अनास्तासिया बोर्डनारुक ने, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरा स्थान पर भारत की जो कोनोरू हम्पी थी ये दूसरे स्थान पर थी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो सिल्वर मेडल जो जीता है कोनोरू हम्पी ने जीता है। ठीक है, इन्हीं के बीच ये मैच हुआ है, तो कोनोरू हम्पी ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखेंगे। बाकी सब जो है ये तो मैंने अभी बताया है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन स्थापना 1924 में होती है पेरिस में, और मुख्यालय जो है वो लसेन स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष जो मैंने बताया वो अर्काडी डुरोकोविच इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष मैंने बताया विश्वनाथ आनंद इसके उपाध्यक्ष हैं। और ये जो है शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो संगीत जो कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया है वो दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। बॉम्बे जयश्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बॉम्बे जयश्री को, तो ये संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं बॉम्बे जयश्री। इन्हें जो है कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ये माना जाता है। तो याद रखना, कर्नाटक जो संगीत के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और मद्रास संगीत अकादमी द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखेंगे, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है बॉम्बे जयश्री को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो 16वें जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं, वो बन चुके हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन बन चुके हैं वो बन चुके हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये जो है ऋत्विक रंजन पांडे को कमीशन का सेक्रेटरी इसमें बनाया गया है। ठीक है, कमीशन का जो सेक्रेटरी बनाया गया है वो ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया है। और जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ये 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बन चुके हैं। तो ये पहले उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, अब इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो कमीशन सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया है। तो याद रखना। और इन दोनों को जो कार्यकाल होगा वो होगा 31 अक्टूबर 2025 तक इनका कार्यकाल होने वाला है। और आपसे पूछे कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो NK सिंह थे। सभी को पता होगा कि 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो NK सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके स्थान पर अब बनाए गए अरविंद पनगड़िया को। तो याद रखेंगे। आइए
बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। ठीक, फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बात करते हैं। ये का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 280 के तहत ये स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और इसमें जो केंद्र और राज्यों के बीच जो कितना पैसा बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देख रेख जो करता है वो वित्त आयोग करता है। और पहला वित्त आयोग का गठन जो किया गया था 1951 में स्थापित किया गया था पहला वित्त आयोग। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो गए थे केसी नियोगी। तो याद रखेंगे, पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे और इसका जो पहला वित्त आयोग स्थापित किया गया था वो 1951 में स्थापित किया गया था। और ये अनुच्छेद 280 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम रिवीजन कर लेते हैं प्रमुख अध्यक्ष और चेयरमैन। तो 22वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज आहिर हैं। और एससी आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो विजय सापला को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये रेखा शर्मा हैं। और भारतीय रेल बोर्ड की अध्यक्ष जो बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। और नीति आयोग के जो सीईओ बनाए गए हैं वो बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो ये प्रमुख जो चेयरमैन और उनके अध्यक्ष एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण ये जो है प्रमुख अध्यक्ष और रिवीजन जो मैंने करवाया अध्यक्ष और चेयरमैन, तो ये परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन एक बार जरूर कर लेना। आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो होती है 10-20-25 मिनट की, तो इसको चलते चलते 1-2 बार जरूर देख लेने से आपको याद हो जाएगा। तो दिन में 2 बार जरूर देख लिया करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत जिसका नाम है मेंगाजियांग भेजा है? तो मेंगा जो जियांग है ये चीन द्वारा भेजा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, ये चीन देश का है। ये गहरे समुद्र में खनन पोत मेंजियांग इसको चीन द्वारा भेजा गया है। आइए बात करते हैं जो ये मेंगजियांग है इसका जो चीनी भाषा में अर्थ होता है सपना, इसका अर्थ होता है और चीन द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और अत्यधिक महासागर ड्रिलिंग जहाज है, मतलब ये अत्यधिक महासागर ड्रिलिंग जहाज मतलब अत्यधिक गहराई में जाने वाला और उसको पता लगाने वाला ये जहाज है। ठीक है, और इसका उद्देश्य बताया गया है कि विशाल गहरे समुद्र संस्थानों का पता लगाया जा सकता है इससे। और यह जो जहाज है चीन का पहला स्वतंत्र रूप से विकसित निर्मित ड्रिलिंग जहाज है और जिसे दुनिया की सबसे गहरी ड्रिलिंग क्षमता प्राप्त है। तो याद रखना, इसे दुनिया की सबसे गहरी ड्रिलिंग क्षमता प्राप्त है। तो वहाँ तक जाकर ये समुद्र संसाधनों का पता लगा सकता है। आइए बात करते हैं चीन की। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। मुद्रा यहाँ की रेन मिनबी है और राष्ट्रपति वर्तमान में चीन के शी जिनपिंग हैं। और हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और चीन के बीच आयोजित किया जाता है। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी नदी है, याद रखना। और दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो लॉन्च किया है अभी हाल ही में चीन देश ने लॉन्च किया है। और दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई है। चीन ने दुनिया का सबसे पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 का भी लॉन्च किया है। तो जुके 2 को भी जो चीन द्वारा लॉन्च किया गया है, ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है जुके 2, तो चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है DRDO इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, DRDO। ठीक है, आइए बात करते हैं DRDO की। DRDO का जो फुल फॉर्म होता है याद कर लेना, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। और इसकी स्थापना जो होती है वो
1958 में इसकी स्थापना होती है और इस बार 2000 जो है इस बार इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और बात करते हैं इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य होता है, ठीक है, मोटो होता है, वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका मोटो रखा गया है। तो ये सभी बातें डीआरडीओ से याद रखना, परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। ये जो पॉइंट है परीक्षा के लिए कई बार पूछ चुका है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, स्थापना भी और मुख्यालय भी और इसके अध्यक्ष और इसका जो मोटो है ये भी आपसे पूछ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है मथुरा के वृंदावन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मथुरा के जो वृंदावन में है वो बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन वहाँ पर किया गया है और इस सैनिक स्कूल का जो नाम है वो है संविदम गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, ठीक है। इसका उद्घाटन वहाँ पर किया गया है। वहाँ जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये सभी बातें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो डेविड वार्नर है, ये डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब संन्यास ले लिया है क्रिकेट के वनडे से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, अब इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो याद रखना, इन्होंने जो है अपने टेस्ट करियर की जो शुरुआत 2011 से इन्होंने की है और वनडे की जो शुरुआत 2009 से इन्होंने वनडे की शुरुआत की है। तो याद रखना और बता देते हैं कि ये सभी जो वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में 6ठे स्थान पर आते हैं। तो 6ठे स्थान पर सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में 6ठे स्थान पर हैं डेविड वार्नर और इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए स्पोर्ट्स से करंट अफेयर कुछ जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि सोनी स्पोर्ट ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साक्षी मलिक का नाम सुने होंगे, साक्षी मलिक ने अभी रेसलिंग से इस्तीफा दे दिया है। अमिताभ बच्चन का तो सभी लोग जानते होंगे, अमिताभ बच्चन ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर के मालिक बन चुके हैं। और मिचेल स्टार्क का तो सभी लोग नाम सुने होंगे, जो मिचेल स्टार्क हैं, इन्हें जो है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना गया है और इन्हें जो चुना गया है वो 24.75 करोड़ में केकेआर ने इसे खरीदा है। तो कोलकाता राइडर्स ने इन्हें 24.75 करोड़ रुपए में इन्हें खरीद लिया है, मिचेल स्टार्क को। तो याद रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा जो है वो टॉप पर रहा है। हरियाणा ने इसमें 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर हरियाणा राज्य रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। तो याद रखेंगे, ये सभी स्पोर्ट्स से करंट अफेयर हैं। आइए दोस्तों कल का रिवीजन करते हैं, कल के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन कल का था कि भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो ये किया है यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्स और किस राज्य सरकार द्वारा जिलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मणिपुर सरकार ने किया है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी पीवी सिंधु। 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया सूरत। ब्राइब्रेट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पातक
उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। चीन फर्स्ट नंबर पे है, भारत इसमें दूसरे नंबर पे आ गया है। किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पिंकी को, याद रखना। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष जो बनाए गए CS राजन को बनाया गया है। तो दोस्तों ये कल के क्लास का रिवीजन था। आइए स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं रोज की तरह। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ये मोहिनीअट्टम केरल का है, याद रखें। हर्यक वंश किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के जो किस शासक को आपसे पूछा कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय जो असहयोग आंदोलन के समय ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया है, याद रखें। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो अनुच्छेद इसका राइट आंसर है 21। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का रिवीजन था। आइए बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, गुवाहाटी में। ठीक है। और आज का आपसे क्वेश्चन है मेरा, महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों मैंने आपके सामने 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।